जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू स्टडी स्फीयर। हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में मौर्य काल के विषय में देख रहे थे। तो मौर्य काल में लगभग हम कुछ क्वेश्चन डिस्कशन किए हुए हैं और बाकी उससे आगे हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन होगा पहला कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। कलिंग युद्ध के बारे में अशोक के 13वें शिलालेख में बताया गया है। तो अशोक ने कलिंग युद्ध को जीता था, इसका वर्णन किया गया किसमें? अशोक के 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय की चर्चा किया गया है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत है? यूनान का। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत भारत में किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था, भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को पराजित किया कब? 305 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो वह राजा जो लगभग हमेशा जनता के संपर्क में रहता था, कौन? अशोक। अशोक मौर्य सम्राट का शासक था जो हमेशा लगभग जनता के संपर्क में ही रहता था। तो मौर्य सम्राट का शासक अशोक लगभग जनता के संपर्क में रहता था। अगला क्वेश्चन, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो जब अशोक 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीता, जब अशोक 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीता तो कलिंग युद्ध में अशोक ने भारी रक्तपात मचाया था, बहुत लोग का मृत्यु हुआ था। तो इससे क्या हुआ? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। जब अशोक 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध को जीता तो उसमें अशोक ने भारी रक्तपात मचाया और इस युद्ध के रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को अशोक ने सदा के लिए त्याग दिया। कलिंग युद्ध 261 को क्या प्रभाव पड़ा? तो अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग दिया था। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा व लिपि में है? तो अशोक जो है अशोक के जितना भी शिलालेख मिले हैं लगभग उसमें अधिकांश जो है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। अशोक के अधिकांश शिलालेख भाषा है कौन? प्राकृत, और लिपि है ब्राह्मी। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल शब्द यानी निम्न कुल के शब्द का प्रयोग किया है? तो वह ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ग्रंथ है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस में ही चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या शब्द? विरसल शब्द का प्रयोग किया है। विरसल का मतलब होता है निम्न कुल। मुद्रा राक्षस जिसकी रचना किया है कौन? विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस में विशाखादत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए क्या किया है? तो विरसल शब्द का प्रयोग किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरसल शब्द का प्रयोग किया है। और विरसल का मतलब क्या होता है? तो विरसल का मतलब होता है निम्न कुल का है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है? तो मौर्य नरेश के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। मौर्य नरेश ने किसका विकास किया? तो संस्कृति का विकास किया है, कला व साहित्य का विकास है। मौर्य शासक ने कला, साहित्य और संस्कृति का विकास किया। अगला है सोना का सिक्का। तो सोना के सिक्का का मौर्य शासक ने विकास नहीं किया। मौर्य शासक ने कला, संस्कृति, साहित्य का विकास किया है, सोने के सिक्का का विकास नहीं किया। मौर्य काल में जो मुद्रा चलता था उसे पन कहा गया। पन, मौर्य काल में मुद्रा जो चलता था उसे पन कहा गया और प्रांतीय विभाजन भी किया गया। मौर्य काल में प्रांतीय विभाजन किया गया है। और मौर्य सम्राट कहाँ तक फैला हुआ था? हिंदूकुश तक। हिंदूकुश पर्वत है, हिंदूकुश पर्वत तक मौर्य सम्राट फैला हुआ था। कौन हो जाएगा? 1, 3 और 4। तो मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है? तो मौर्य नरेश कला, साहित्य और संस्कृति का विकास किया है।
प्रांत का विभाजन किया है और मौर्य सम्राट हिंदू कुश पर्वत तक फैला हुआ है। अगला है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। तो अशोक ने कलिंग युद्ध किया था और कलिंग युद्ध को जीता था कब? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। तो अशोक ने कलिंग को जीत के क्या किया? तो मौर्य सम्राट में कलिंग को जोड़ लिया था। कलिंग जो है दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। कलिंग को अशोक ने जीतने के बाद अपने मौर्य सम्राट में क्या किया? मिला लिया था। और कलिंग जो था वो दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय और समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताता है। अशोक का शिलालेख है कौन सा? अशोक के दूसरा और 13वां शिलालेख। अशोक के दूसरा और 13वां शिलालेख है जो हमें संगम राज्य के बारे में बताता है। अशोक का कौन सा शिलालेख हमें संगम राज्य के बारे में बताता है? तो अशोक का कौन सा? दूसरा और 13वां। अशोक के दूसरा और 13वां शिलालेख से हमें संगम राज्य के बारे में पता चलता है। अशोक के दूसरा और 13वां शिलालेख से हमें संगम राज्य के बारे में पता चलता है। अशोक के राज्य देश के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के बीच सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण है। कथन कहता है कि अशोक के राज्य आदेश था, उसके अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के बीच सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण था। हाँ, तो सही है। अशोक धर्म के अपेक्षा जनता के बीच जो सामाजिक समरसता था, सामाजिक जो मेल मिलाप था उसको अधिक महत्वपूर्ण मानता था। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचार का प्रसार किया था। अशोक ने धर्म से ज़्यादा किसको महत्वपूर्ण दिया था? समता को। तो अशोक ने धर्म संवर्धन के स्थान पर किसको? समता के विचार का प्रसार किया था। यानी दो और आर दोनों सही है और एक सही व्याख्या भी करता है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो अशोक का एक अभिलेख है कौन सा? मास्की। अशोक का मास्की अभिलेख में अशोक का व्यक्तिगत नाम क्या? अशोक का जानकारी दिया गया है। अशोक के व्यक्तिगत नाम क्या? अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक के बारे में बताया है किसमें? मास्की अभिलेख में। अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक के बारे में वर्णन किया गया है किसमें? तो मास्की में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रशस्तर स्तंभ के बारे में गलत है? तो अशोक के प्रशस्तर स्तंभ जो मतलब होता है, अशोक ने जो स्तंभ बनाया है, स्तंभ का निर्माण कराया। स्तंभ का मतलब जो खंभा मतलब की तरह होता था। तो अशोक के प्रशस्तर स्तंभ के बारे में कौन सा गलत है? अशोक के जो भी स्तंभ हैं बनाए हैं इस पर बढ़िया पॉलिश है। हाँ, सही है। अशोक के स्तंभ क्या था? बढ़िया पॉलिश किया हुआ है। ये अखंड है यानी टूटा फूटा नहीं है। अच्छा, ये अखंड है, ये भी सही है। स्तंभ का शेफ्ट शून्य आकार का है। स्तंभ जो था उसका शेफ्ट कैसा था? शून्य आकार का, ये भी सही है। ये स्थापत्य संरचना के भाग है। तो ये स्थापत्य जो है किसका? संरचना के भाग नहीं है। तो अशोक के वक्तव्य अशोक के प्रशस्तर स्तंभ के बारे में कौन सा गलत है? तो ये स्थापना संरचना के भाग है, ये गलत है। अशोक का स्तंभ बढ़िया पॉलिश किया हुआ है, ये अखंड है और स्तंभ का शेफ्ट कैसा है? शून्य आकार का है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया? श्रीनगर की स्थापना क्या है? कौन? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने किया है? अशोक ने। इस श्रीनगर की स्थापना मौर्य शासक अशोक ने किया है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित करने के लिए। सूची 1 में कुछ प्रांत के बारे में बताया गया। सूची 1 में क्या है? प्रांत। और सूची 2 में क्या है? राजधानी। तो प्रांत, अशोक के समय जो प्रांत थे और उसका राजधानी कहाँ था? जैसे उत्तरापथ जो है प्रांत का राजधानी है तक्षशिला। उत्तरापथ प्रांत का राजधानी कहाँ? तक्षशिला। और दक्षिणापथ प्रांत का राजधानी स्वर्णगिरी। उत्तरापथ का राजधानी तक्षशिला है, दक्षिणापथ का राजधानी कहाँ है? स्वर्णगिरी है। अवंती की राजधानी उज्जैनी।
अवंती का राजधानी कहाँ? उज्जैनी। और प्राची, प्राची यानी पूर्वी प्रदेश, प्रदेश प्राची का राजधानी पाटलिपुत्रा था। पूर्वी प्रदेश जिसे प्राची कहा जाता था, उसका राजधानी कहाँ? पाटलिपुत्रा। तो अशोक के समय कुछ प्रांत उसका राजधानी, जैसे उत्तरापथ का राजधानी तक्षशिला और दक्षिणापथ का राजधानी है स्वर्णगिरी। अवंती का राजधानी कहाँ? उज्जैनी। अवंती का राजधानी उज्जैनी। और प्राची यानी पूर्वी प्रदेश का राजधानी कहाँ? पाटलिपुत्रा में है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? शूद्र, शूद्र के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया है इसमें अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में शूद्र के लिए क्या प्रयोग किया गया है? आर्य के लिए। अर्थशास्त्र की रचना किया है कौन? चाणक्य ने। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने किया है और अर्थशास्त्र में शूद्र के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया है? चाणक्य ने किया है। अर्थशास्त्र में किसके लिए? शूद्र के लिए। अर्थशास्त्र में जो शूद्र होते थे उसके लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थशास्त्र में शूद्र के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया? तो अशोक जब राज्याभिषेक किया था, राजा बना था, राज्याभिषेक हुआ उसका, उसके चौथे वर्ष में, अशोक के राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में किससे? तो निग्रोध से प्रभावित होकर, निग्रोध से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। अशोक अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन पूछा जाता है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था? तो अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया था कौन? उपगुप्त ने। अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया था उपगुप्त ने। और किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? निग्रोध से। अशोक को बौद्ध धर्म का दीक्षा दिया कौन? उपगुप्त ने। अशोक किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो अशोक निग्रोध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है कौन? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा है? पोलीब्रोथा। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इसने पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा कहा है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है जो पाटलिपुत्र को क्या कहा है? पोलीब्रोथा कहा है। एक अगला है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो सड़क निर्माण अधिकारी होते थे, सड़क निर्माण करने वाले अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा गया है। मौर्य काल में सड़क निर्माण करने वाले अधिकारी को क्या कहा गया है? एग्रोनोमाई। मौर्य काल में सड़क निर्माण करने वाले अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा गया है। और मौर्य काल में ही गुप्तचर को कहा गया है गूढ़ पुरुष। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष। गुप्तचर दो प्रकार के होते थे, एक संस्था और संचार। संस्था क्या होता था? जो एक जगह रह के गुप्तचर का काम करता था, और संचार जो घूम घूम के करता था। तो मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष कहा गया है। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो वो श्रीलंका के शासक है कौन? तीस। श्रीलंका के शासक कौन है? तीस। श्रीलंका के शासक तीस ने अपने आप को अशोक के आदर्श के अनुरूप ढालने की कोशिश किया था। श्रीलंका के शासक तीस ने अपने आप को अशोक के आदर्श के अनुरूप ढालने की कोशिश किया था। पूछा जाता है श्रीलंका के किस शासक ने अपने आप को अशोक के आदर्श के अनुरूप ढालने की कोशिश किया? तो श्रीलंका का शासक था कौन? तीस। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म अपनाया था। इसका उल्लेख किया गया है किसमें? जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन
धर्म अपनाया। इसका उल्लेख किया गया है किसमें? इसका उल्लेख किया गया है जैन ग्रंथ है कौन सा? परिशिष्ट पर्वन। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता था? मौर्यों का राजकोषीय वर्ष, मौर्य का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता था किस महीना से? वो होता था आषाढ़, जिसे जुलाई को आषाढ़ कहते थे। तो मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था किससे? कौन महीना? आषाढ़ महीना से। मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आषाढ़ महीना से प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो दक्षिण भारत के कुछ राज्य है जिसका उल्लेख अशोक के अभिलेख में किया है। तो दक्षिण भारत के वो 4 राज्य थे। दक्षिण भारत के 4 राज्य है जिसका उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। वो कौन सा है? वह है चोल, पांड्य, केरलपुत्र और सत्यपुत्र। तो दक्षिण भारत के 4 राज्य जिसका उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है, चोल, पांड्य, केरलपुत्र, सत्यपुत्र। पूछा जाता है दक्षिण भारत के कौन कौन 4 राज्य है जिसका उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया? वो हो जाएगा चोल, वो हो जाएगा पांड्य, वो हो जाएगा केरलपुत्र और वह हो जाएगा कौन सा? सत्यपुत्र। ये चारों हो जाएगा। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। अशोक ने शिलालेख बनाया है, वह अशोक के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो अशोक का शिलालेख। अशोक के काल में कौन सा लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुआ था? अशोक के काल में दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुआ कौन सा? ब्राह्मी लिपि। अशोक के काल में दक्षिण भारत में प्रारंभ हुआ था कौन सा? दक्षिण भारत में कौन सा लिपि परिवर्तित हुआ था? वो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। दक्षिण भारत में कौन सा लिपि परिवर्तित हुआ? हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। अशोक का अभिलेख कहाँ? भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। वह कहाँ पाया गया है? तो वह पाकिस्तान में भी मिला है और अफगानिस्तान में भी मिला है। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से वह देश में यह पाया गया है कौन सा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा होगा अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिसे पांडु रंजित बालूकास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ के खदान से निकाला गया है? तो अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिसे पांडु रंजित बालूकास्म के एकल टुकड़े में तक्षित किए गए हैं, उसे साधारणतः कहाँ से निकाला गया है? तो मिर्ज़ापुर के समीप चुनार है। मिर्ज़ापुर के समीप मिर्ज़ापुर के आसपास कहाँ चुनार है, वहाँ से निकाला गया है। अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालूकास्म के एकल टुकड़ा में तक्षित किए गए हैं, उसे कहाँ से निकाला गया? तो मिर्ज़ापुर के समीप एक चुनार है, वहाँ से निकाला गया। भारतीय जो थे लिखने की कला नहीं जानते हैं। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं किसने कहा है? मेगास्थनीज ने कहा है। मेगास्थनीज सेलूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा? पोलीब्रोथा कहा है। और मेगास्थनीज यह भी कहा है कि भारतीय जो थे वह लिखने की कला नहीं जानते थे। मेगास्थनीज ने क्या कहा है? तो कहा है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे। मेगास्थनीज ने कहा है कि भारतीय जो थे वह लिखना नहीं जानते थे। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम, सीरिया के राजा थे कौन? एंटियोकस प्रथम। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से क्या अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से क्या मंगाया था? अंजीर मंगाया, शराब मंगाया और दार्शनिक। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से क्या मंगाया था? अंजीर मंगाया था, शराब मंगाया था और क्या मंगाया?
तो एक दार्शनिक मंगाया था। कौन? वह मौर्य शासक था। कौन? बिंदुसार। मौर्य शासक बिंदुसार थे, जिसने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक मंगाया था। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो अशोक जो था कलिंग को जीता था। अशोक के कलिंग विजय का जानकारी किसमें है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय की जानकारी मिलता है। अशोक के किस शिलालेख में? तो अशोक के 13वें शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय की जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? जब बिंदुसार का मृत्यु हुआ, अशोक के पिता कौन? बिंदुसार। अशोक के पिता थे बिंदुसार। जब बिंदुसार का मृत्यु हुआ उस समय अशोक कहाँ? उज्जैन का गवर्नर था। बिंदुसार अशोक के पिता थे। जब बिंदुसार का मृत्यु हुआ उस समय अशोक कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन का। याद रखिएगा, बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरा संतान है? जितना भी अशोक के प्रजा थे उसने घोषणा किया है कि सारी प्रजा मेरा संतान है। किसमें क्या है? तो वह कलिंग में, कलिंग शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। अशोक के कलिंग शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया है कि सारी प्रजा मेरा संतान है। सारा प्रजा मेरा संतान है, इसका घोषणा अशोक ने अपना कलिंग शिलालेख में किया है। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता कौन सा? कलिंग का पृथक शिलालेख। कलिंग का पृथक शिलालेख है वह युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। पूछा जाता है कौन सा घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? वो आ जाएगा कलिंग का पृथक शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा अंकित करवाया कि अशोक का एक शिलालेख जिसमें अशोक ने क्या घोषणा किया है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महात्माएं मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। अशोक ने एक घोषणा करवाया है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महात्माएं मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। अशोक के 6ठे शिलालेख में अंकित करवाया है। अशोक ने अपना 6ठा शिलालेख में क्या अंकित करवाया है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महात्माएं मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। किसमें? 6ठा शिलालेख में। निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों के नाम बताता है? तो मौर्य काल में अधिकारी कौन थे? 3 अधिकारी थे, राजुक, युक्तक और प्रदेशक। राजुक, युक्तक और प्रदेशक 3 अधिकारी थे। इसमें सबसे बड़ा अधिकारी था कौन? प्रादेशिक। सबसे बड़ा अधिकारी होता था प्रादेशिक, उसके नीचे राजुक, उसके नीचे युक्तक। मौर्य काल में तीन अधिकारी का उल्लेख मिलता है। कौन सा? राजुक, युक्तक और प्रादेशिक। राजुक, युक्तक और प्रादेशिक अधिकारी थे मौर्य काल के, जिसमें प्रादेशिक सबसे बड़ा अधिकारी था, उसके बाद था राजुक और उसके बाद युक्तक। अगला क्वेश्चन है विष्टि। विष्टि क्या है? तो विष्टि जो थे बेगारी को विष्टि कहा गया है। विष्टि किसे कहा गया है? बेगारी को। मौर्य काल में विष्टि का मतलब कैसे है? तो बेगारी। बेगारी को मौर्य काल में क्या कहा गया है? विष्टि कहा गया है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य, सीता क्या था? तो राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होता था उसे सीता कहा गया है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता से क्या मतलब है?
तो राजकीय भूमि से जो भी आय प्राप्त होता था उसे सीता कहा गया। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है मौर्य काल का स्तंभ। मौर्य काल का स्तंभ क्या थे? पॉलिशदार थे। मौर्य काल के स्तंभ अखंड थे, यानी टूटा फूटा नहीं थे। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना माना गया है मौर्य काल के स्तंभ को। मौर्य कला के सबसे अच्छा नमूना क्या है? तो मौर्य काल के स्तंभ को। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से? मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। तो मौर्य काल में एक अभिलेख मिला है कहाँ? बांग्लादेश। बांग्लादेश का भी एक अभिलेख मिला है, बांग्लादेश का महास्थान अभिलेख। बांग्लादेश से अभिलेख मिला है कौन सा? महास्थान अभिलेख। और उत्तर प्रदेश का शाहगौरा अभिलेख। बांग्लादेश का महास्थान अभिलेख, उत्तर प्रदेश का शाहगौरा अभिलेख। बांग्लादेश के महास्थान अभिलेख और उत्तर प्रदेश के शाहगौरा अभिलेख में बांग्लादेश के महास्थान अभिलेख और उत्तर प्रदेश के शाहगौरा अभिलेख में वर्णन किया गया है कि मौर्य काल के समय मौर्य काल के समय अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, इसका वर्णन किया गया है। और इस अकाल और सूखा में मौर्य राज्य ने मदद किया था। मौर्य काल के समय अकाल, सूखा और दैवीय प्रकोप हुआ था, उससे मौर्य राज्य ने वर्णन किया। इसका उल्लेख किया गया है बांग्लादेश के महास्थान अभिलेख और उत्तर प्रदेश के शाहगौरा अभिलेख। तो मौर्य काल में जो अकाल, सूखा और दैवीय प्रकोप हुआ उसके समय राज्य के द्वारा राहत काम किया गया था, इसका वर्णन किया गया है किसमें? तो बांग्लादेश के महास्थान अभिलेख और उत्तर प्रदेश के शाहगौरा अभिलेख। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु श्रीलंका भेजा था। किसको? तो अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु अशोक कहाँ भेजा था? श्रीलंका। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार करने हेतु अपना पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा है। अशोक के मानसेहरा अभिलेख। मानसेहरा अभिलेख कहाँ है? पाकिस्तान में। और शहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान में है। अशोक के दो अभिलेख है कहाँ? पाकिस्तान में। कौन सा? मानसेहरा और शहबाजगढ़ी। मानसेहरा और शहबाजगढ़ी अभिलेख अशोक का अभिलेख है जो पाकिस्तान से मिला है। तो मानसेहरा और शहबाजगढ़ी से प्राप्त वृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो अशोक के जो अभिलेख मिले हैं पाकिस्तान से, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। अशोक के मानसेहरा और शहबाजगढ़ी अभिलेख जो पाकिस्तान से मिले हैं उसमें कौन सा लिपि प्रयोग हुआ है? खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के मानसेहरा और शहबाजगढ़ी अभिलेख जो पाकिस्तान से मिले हैं उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। और अशोक के एक अभिलेख है कौन सा? सर-ए-कुना अभिलेख। सर-ए-कुना अभिलेख कहाँ से मिला है? अफगानिस्तान में। सर-ए-कुना अभिलेख मिला है कहाँ से? अफगानिस्तान में। अशोक का अभिलेख कौन सा? सर-ए-कुना अभिलेख अफगानिस्तान से मिला है। इस सर-ए-कुना अभिलेख में दो भाषा का प्रयोग हुआ है। वह कौन सा? ग्रीक और अरमाइक। सर-ए-कुना अभिलेख अशोक का है जो अफगानिस्तान में मिला है। इसमें दो भाषा का प्रयोग हुआ है, ग्रीक और अरमाइक। तो ग्रीक और अरमाइक दो भाषा का अभिलेख जिसे कहा जाता है क्या? द्विभाषिक अभिलेख। ग्रीक और अरमाइक दो भाषा का प्रयोग हुआ है किसमें? सर-ए-कुना अभिलेख में, जिसे अशोक का द्विभाषिक अभिलेख भी कहा जाता है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की रचना किसने किया है? कौटिल्य ने किया है। और यह अर्थशास्त्र है लेकिन जो राजनीति से संबंधित है। इस अर्थशास्त्र में कितना अधिकरण है? तो चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितना अधिकरण है? 15 अधिकरण है। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण है? उसमें हो जाएगा 15 अधिकरण है। अगला हमारा क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग। अर्थशास्त्र में उल्लेखित क्या है? क्या? सप्तांग।
सप्तांग में कौन कौन शामिल है? तो अर्थशास्त्र में जो उल्लेखित किया गया है सप्तांग उसमें शामिल है। सप्तांग में टोटल 7 थे। इसमें कौन कौन थे? जिसे राजा, राजा का मतलब स्वामी होता था। अर्थशास्त्र में उल्लेखित से कौन? राजा मतलब स्वामी होता था। और इसके अलावा थे अमात्य, जिसका मतलब मंत्री, अमात्य जिसे मंत्री कहा जाता था। अगला थे जनपद, जनपद को क्षेत्र और जनसंख्या भी कहा गया है। जनपद को क्षेत्र और जनसंख्या कहा गया है। अगला थे क्या? दुर्ग, दुर्ग का मतलब किला। अगला थे कोष, और कोष का मतलब खजाना होता था। और थे दंड, दंड का मतलब क्या होता था? तो सेना, सेना या न्याय या प्रशासन ये होते थे। और थे क्या? मित्र, कोष हो जाए, कोष हो गया खजाना। तो अर्थशास्त्र में सप्तांग में क्या सब थे? राजा यानी स्वामी, अमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी क्षेत्र या जनसंख्या, दुर्ग यानी कि किला, कोष यानी खजाना, दंड यानी सेना या न्याय, और मित्र यानी सहयोगी। तो अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल बता दें। अगला क्वेश्चन है अशोक के समकालीन तुरमय, अशोक के समकालीन एक राजा हुए कौन? तुरमय। तुरमय कहाँ का राजा था? अशोक के समकालीन एक राजा थे तुरमय, तुरमय मिस्र का राजा था। अशोक के समकालीन एक राजा हुए कौन? तुरमय। तुरमय राजा थे अशोक के समय, कहाँ का राजा? मिस्र का राजा। अशोक के समकालीन तुरमय राजा थे कहाँ के? मिस्र के। किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था? तो डायमेकस भारत आया था किसके समय में? बिंदुसार के समय में। डायमेकस भारत आया था किसके समय? बिंदुसार के समय। डायमेकस भारत आया था किसके समय? बिंदुसार के समय में। निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो अशोक का नाम उल्लेख हुआ है किसमें? तो गुर्जरा में। अशोक का नाम उल्लेख किसमें किया गया है? गुर्जरा में। अशोक का नाम उल्लेख किया गया है किसमें? गुर्जरा में। तो हमारा आजकल मौर्य शासन के बारे में सारा क्वेश्चन डिस्कशन हो गया। अगला लेक्चर में हम लोग उत्तर, मौर्योत्तर और गुप्त, पूर्व गुप्त काल के बारे में देखेंगे।